हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज यहाँ पर हम करेंगे लूसेंट का पार्ट नंबर 8। इससे पहले हमने पार्ट नंबर 7 तक कंप्लीट कर दिया है। ये 100 नोट्स है आपका, जो भी लूसेंट है उसके उसी का। तो चलते हैं, हम शुरू करते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं, जो भी लोग पिछले पार्ट को नहीं देखे हैं इस टाइप के 100 नोट्स को, वो सब जाकर देख लेंगे। इससे के बाद आपका लेक्चर और बचेगा, जो पार्ट 9 होगा। इसके बाद आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा एंशिएंट हिस्ट्री, मतलब लूसेंट का एंशिएंट हिस्ट्री पूरी तरह से कंप्लीट कर देंगे हम। इसके बाद आप क्या करेंगे, टेलीग्राम ज्वाइन करके आप पीडीएफ पूरी तरह से ले सकते हैं। इसका मेरा एक ही मकसद रहता है इस नोट्स को पढ़ाने का, क्योंकि जब आपका पेपर हो तो कम समय में 1 से 2 घंटे में ही ये आप पूरी पीडीएफ पढ़ सकते हैं। पीडीएफ थोड़ा सा लेंदी क्यों बन जाता है, क्योंकि मैं कोई भी चीज़ छोड़ता नहीं हूँ, हर एक चीज़ को फिगर के साथ, मैप के साथ समझा देता हूँ, ताकि आपके दिमाग में वो चीज़ें बैठ जाए। तो चलते हैं, हम शुरू करते हैं। जो लोग नए होंगे, अगर अच्छा लगेगा कि आपने हमने कुछ आपके लिए हार्ड वर्क किया है, तो प्लीज़ आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देंगे। तो चलते हैं, अब हम शुरू करते हैं। हम देखते हैं संगम युग। आज यहाँ पर लगभग दक्षिण भारत के सभी राज्य होंगे, ठीक है। मतलब जो भी दक्षिण भारत के राज्य हुए थे, साम्राज्य हुए थे, उनको हम आज देखेंगे, ठीक है। तो चलते हैं, हम यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं संगम युग का। देखिए, दक्षिण भारत का क्रमबद्ध जो इतिहास है वो संगम साहित्य कहलाता है। तो दक्षिण भारत का जो क्रमबद्ध इतिहास है वो क्या कहलाता है, संगम साहित्य कहलाता है। संगम का अर्थ क्या होता है, संगम का अर्थ होता है परिषद, या आप गोष्ठी कह सकते हैं। जैसे क्या होता है, एक जगह पर अगर कई लोग इकट्ठा होते हैं तो वो क्या कहलाता है, एक संगम कहलाता है। जैसे आपने अभी जो महाकुंभ हुआ था, वहां पर लोग क्या बोलते थे, अदर लैंग्वेज में, संगम जाना है डुबकी लगाने। तो वो क्या हुआ, एक स्थान पर सभी लोग इकट्ठा हुए। तो यही होता है दक्षिण भारत का जो क्रमबद्ध इतिहास है, जहां पर सभी इतिहास का एक संगम होता है, उसे संगम साहित्य कहते हैं, ठीक है। संगम साहित्य का संग्रह लगभग कब हुआ था, 300 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईसा पूर्व तक, यहाँ पर 300 ईसा पूर्व तक, ठीक है, विविध सामाजिक पृष्ठभूमि में किया गया। अब यहाँ पे लिखा गया 300 ईसा पूर्व तक, मतलब जो आपका ये 100 है, एक ऐसे चलता है ऐसे। तो यहाँ पर जो आपका 100 है, एक माइनस चल रहा है, माइनस से आता हुआ आ रहा है ना। जैसे जो आपका अशोक युग वाला था, वहां पर पूर्व चल रहा था। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये जो आता है, आते आते यहाँ पर आ गया, तो यहाँ से पॉजिटिव हुआ था, ठीक है। तो मतलब अगर -300 वाला देखते हैं और इधर +300 वाला देखते हैं, तो इसके बीच में आपका संगम साहित्य चलता है, ये मेरा कहने का मतलब है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ईसा पूर्व बीच में को, ये इस पॉइंट को आप क्या मानेंगे, इसको मानेंगे ईसा मानेंगे, ठीक है। इस पॉइंट को आप ईसा मान लेंगे, ये वाला पॉइंट है। और इधर माइनस वाला जो ईसा पूर्व जो लिखा रहेगा, यहाँ ईसा पूर्व लिख देंगे, ईसा पूर्व, और यहाँ पर ईसा लिख देंगे। बस इसी के यहाँ 300, यहाँ पर 300, तो 300 -300 300, इसके बीच में जितना पीरियड था वो क्या कहलाता था, संगम साहित्य कहलाता था, ठीक है। तो ये है आपका क्या है, संगम साहित्य। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर आपका हमारा क्या है, यहाँ पर क्या कर रहा है कि संगम साहित्य का विभाजन 3 भागों में किया गया था। जो संगम साहित्य का विभाजन था वो 3 भागों में किया गया था। कौन कौन सा था, पत्थु, धातु और इत्थु थौके। अब देखिए, कुछ वर्ड इस टाइप के होंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, क्योंकि इस टाइप के वर्ड आपको पेपर में आ जाते हैं। पदनी, कोल, कील, कनकुन, ये 3 वर्ड हो गए आपके। पत्थु, धातु, इत्थु थोके और पदी, नेन, कील, कनकुन, ये हो गया आपका। अब देखिए, तिरुवल्लुवर याद रखेंगे, इनकी जो कृति है कुराल, ये वर्ड याद रख लेंगे, कुराल। क्योंकि कुराल बहुत ही प्रसिद्ध है, क्यों ये कुराल कई बार पूछा भी गया है कि किसके द्वारा ये कृति है, तो इनका नाम याद रख लेंगे, तिरुवल्लुर। ये वर्ड याद रखेंगे, तिरुवल्लुर के द्वारा कृति है, कौन सा, कुराल। तमिल साहित्य का एक आधारभूत ग्रंथ बताया जाता है। तो तमिल साहित्य का एक आधारभूत ग्रंथ क्या बताया जाता है, ये बताया जाता है कुराल। वर्ड याद रख लेंगे, कुराल, ठीक है। ये और इस किसके द्वारा कृत है, तिरुवल्लुवर के द्वारा कृत है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर हमारा क्या कर रहा है। अब देखिए, संगम साहित्य मेनली 3 हुआ था, और उन तीनों का नाम याद रख लेंगे। कभी कभी अध्यक्ष पूछ लेता है, तो कभी कभी स्थान पूछ लेता है,
ठीक है, और डेट भी कभी कभी पूछ लेता है। तो यहाँ पर तीनों को याद रख लेंगे कि कौन कौन सा डेट आपका है, कौन कौन सा स्थान पे है। ठीक है, जो प्रथम संगम हुआ था, जो प्रथम संगम ये आपको दिख रहा होगा, प्रथम संगम मदुरै में हुआ था। ये मदुरै में या मदुरा बोलिए, मदुरा में। ये जो स्थान है अभी, ये मदुरा, ये समुद्र में विलीन हो गया है। ठीक है, अब इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष अगस्त, ऋषि अगस्त इसके अध्यक्ष थे। जैसे आप देखे होंगे, जब बौद्ध धर्म में बौद्ध संगीतियां होती थी तो वहां पर भी अध्यक्ष होते थे, आपने याद किया होगा। ठीक है, वैसे यहाँ भी क्या है, आपके ये संगीतियों के, अब ये मतलब संगम के अध्यक्ष हुए हैं। तो प्रथम के कौन है? अगस्त है। तो कैसे याद रखेंगे? छोटा आप पहले आता है तो अगस्त पहले होगा। दूसरे के भी अगस्त थे तो ये भी याद रख लेंगे। तो दूसरे के भी क्या है? अगस्त हैं। तो संगम साहित्य के जो पहला संगम साहित्य था वो मदुरै में हुआ था, जो समुद्र में विलीन हो गया, और उसके कौन से? अगस्त, ऋषि अगस्त थे। दूसरा यहाँ क्या पूछा जाता है कि इस समय क्या संकलित ग्रंथ हुए थे? तो यहाँ पर शीघ्र अक्काटियम ग्रंथ हुआ था, परिपदाल ग्रंथ हुआ था, मधुनारे ग्रंथ हुआ था, मुदुकुरुल ग्रंथ हुआ था, और कल्लाड़ी आवैरे ग्रंथ हुआ था। क्योंकि ये सब आपके ग्रंथ हुए थे। दूसरा संगम कब हुआ था? ये 3700 ईसा पूर्व, ये 4440 ईसा पूर्व हुआ था। ये 3700 ईसा पूर्व हुआ था, कपाटपुरम अलवई में हुआ था। दूसरा, पहला तो मदुरै में हुआ था, दूसरा कपाटपुरम अलवाई में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अगस्त थे, ऋषि अगस्त थे। ये याद रख लेंगे, कौन से? ऋषि अगस्त। और ये इसके महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन है? ये तोलाक्कपियम है, तमिल व्याकरण। तो एक बार आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि तमिल व्याकरण किसको बोला जाता है? तो तमिल व्याकरण किसको बोला जाता है? तोलाक्कपियम को बोला जाता है। ये तो एक याद रख लेंगे। दूसरा ये याद रख लेंगे, पूछेगा जो तमिल व्याकरण है, ये इसके रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार है तोलाक्कपियर। सिर्फ इतना याद रख लेंगे, रचनाकार कौन है? तोलाक्कपियर। देखिए, ये साउथ इंडियन का सब हिस्ट्री है। अगर मैं आपको याद करवा पा रहा हूँ या समझा पा रहा हूँ तो ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि बहुत से बच्चों को तमिल साउथ हिस्ट्री नहीं समझ में आता है। ठीक है, लेकिन अक्सर यहाँ से पेपर में क्वेश्चन आ जाता है। इस बार भी शायद आपके आरओ में क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ से, साउथ इंडियन हिस्ट्री से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, तोलाक्कपियम, ये वर्ड याद रख लेंगे, तोलाक्कपियम। और तोलाक्कपियर, जब पियर पूछे जाए तो इसके लेखक हैं तमिल व्याकरण के। पियम कौन है? तमिल व्याकरण तोलाक्कपियम है। और किसमें? दूसरे संगम में इसकी रचना हुई थी। ऋषि अगस्त भी दूसरे में थे। तो अगस्त पहले, दूसरे में, मदुरै, कपाटपुरम, ये याद रख लेंगे। और तोलाक्कपियम यहाँ पर सिर्फ इतना याद रखेंगे कि तोलाक्कपियम व्याकरण है, तमिल व्याकरण है, रचनाकार क्या है? तोलाक्कपियर है। इतना तो आपको याद होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं यहाँ पर क्या है। नेक्स्ट कह रहे हैं तीसरा संगम 1850 वर्ष पूर्व हुआ था। याद रखेंगे, 1850 वर्ष पूर्व हुआ था। ठीक है, यहाँ पर 4440 ये यहाँ भी वर्ष पूर्व ही हुआ, यहाँ लिखा गया वर्ष पूर्व है। ठीक है, तो वर्ष यहाँ वर्ष पूर्व होगा। ठीक है, वर्ष पूर्व 4440 वर्ष पूर्व हुआ था। ये 3700 वर्ष पूर्व हुआ था। ये 1840 वर्ष पूर्व हुआ। ये भी आपका मदुरै में हुआ था ये। और इसके अध्यक्ष कौन थे? नक्कीर। याद रखेंगे, नक्कीर इसके अध्यक्ष थे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन अध्यक्ष थे इसके? इसके अध्यक्ष नक्कीर थे। ठीक है, अब इसके नंदू थोके कुरुथाइके, अब इसना ये नहीं पूछेगा, सिर्फ इसमें मैं लिख दिया हूँ, एक बार देख लीजिएगा सरसरी निगाह से, हो सकता आ जाए। ठीक है, लेकिन ये ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट है कि तमिल व्याकरण क्या कहलाता है? तोलाक्कपियम कहलाता है। उसके रचनाकार कौन हैं? अब हम नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, याद करवाते चलते हैं। आप देखिए, यहाँ पर लिखा गया शिल्पादिकरम। याद रखेंगे क्या है? शिल्पादिकरम। ये किसके द्वारा कृत है? इंगलों के द्वारा। ये रचनाकार कौन है? इंगलो। इंगलों के द्वारा ये कृत है। इसको जो शिल्पादिकरम है, इसको क्या बोला जाता है? तो तमिल जनता के द्वारा, जो तमिल जनता है उनके द्वारा राष्ट्रीय काव्य के रूप में माना जाता है शिल्पादिकरम। तो अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय काव्य के रूप में किसको माना जाता है? राष्ट्रीय काव्य। ठीक है, काव्य के रूप में माना जाता, रूप में माना क्या जाता है? ये किसके द्वारा? ये तमिल पीपुल के द्वारा, तमिल जनता के द्वारा इसको माना जाता, तमिल जनता के द्वारा इसको माना जाता है। ठीक है, तो राष्ट्रीय काव्य के रूप में शिल्पादिक्रम है।
पायलो का ये गीत है। रचनाकार कौन है? इलांगो। इलांगो इसके रचनाकार है। 30 सर्ग है। सर्ग यहाँ पर कितने हैं? 30 हैं और 3 खंडों में लिपिबद्ध किया गया है। कितने? 3 खंडों में। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर क्या है। अब देखिए तोलाक्कपियम अभी जो हमने पढ़ा था कि किस में हुआ था, दूसरा जो संगम हुआ था वहां पर, कहां पर हुआ था दूसरा संगम? कपाटपुरम में हुआ था। वो भी आपका समुद्र में विलीन हो गया। दोनों समुद्र में विलीन हो गया, मदुरा भी और ये कपाटपुरम दोनों ही समुद्र में विलीन है। ये तोलाक्कपियम एक तमिल व्याकरण है। क्या है? तमिल व्याकरण है। राम कथा में अनेक तमिल संस्करण है, जिनमें सबसे प्रसिद्ध कंबन की इरामावतारम है। राम कथा की, जैसे रामायण है ऐसे क्या है, रामायण की तमिल में बहुत से संस्करण हैं। उसमें सबसे प्रसिद्ध कौन सा है? उसमें कंबन की इरामावतारम। ठीक है, तो ये वर्ड याद रखेंगे, इरामावतारम। ठीक है, रातारम है, ठीक है, वतारम, इसका वर्ड नाम याद रखेंगे, इरामातवतारम। ठीक है। संगम साहित्य के काव्य को 2 श्रेणियों में बांटा गया है। तो संगम साहित्य के काव्य को 2 श्रेणियों में बांटा गया है। एक का नाम क्या है? अकम, एक का नाम है पूरम। एक का नाम क्या है? अकम, एक का नाम है पूरम। विषय क्या है? प्रेम प्रसंग। ठीक है, अकम में देखिए संगम साहित्य जो यहाँ पर है, संगम साहित्य का काव्य है। काव्य की हम बात कर रहे हैं, ये वर्ड याद रख लेंगे, काव्य की। अगर आपसे पूछे कि संगम साहित्य का जो काव्य है वो कितने पार्ट में बांटा गया है, वो 2 पार्ट में बांटा गया है। एक का नाम है अकम, एक का नाम है पूरम। अगर आप देखिए, जब मेरे से पढ़ने के बाद अगर आप लूसेंट बुक पढ़ते हैं तो आपको बहुत आसानी से याद होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने आपको कुछ समझा दिया है। ठीक है, आप एक बार मेरे से पढ़ने के बाद अगर आपके पास लूसेंट बुक होगा, एक बार जरूर आप जाइएगा, पढ़िएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा लगेगा और लगेगा कि हमने लगभग जो पहले हम लूसेंट बुक पढ़ते थे वो अब जो पढ़ रहे हैं वो इफेक्टिव हो रहा है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर अकम में क्या होता था? प्रेम प्रसंग की बातें की गई हैं। अकम में क्या है? प्रेम प्रसंग की बातें कही गई हैं। और जो पूरम होता था उसमें उसका विषय क्या था? उसका विषय था युद्ध। जैसे आपने पढ़ा होगा ऋग्वेद, सामवेद, अर्थवेद, ये यजुर्वेद, उसमें सब नहीं होता। जैसे यजुर्वेद क्या कहलाता था? जिसमें युद्ध का वर्णन होता था। ठीक है, सामवेद क्या होता था? गानों उनों का वर्णन होता था। ऐसे यहाँ भी है, अकम जो होता था वो प्रेम प्रसंग की बात उसमें की गई है, और पुरम की क्या की गई है? उसमें युद्ध की बात की गई है। ठीक है, अकम और पुरम याद रखेंगे। अब हम चलते हैं यहाँ पर, देखते हैं। देखिए, हर चीज अगर आप ईमानदारी से करेंगे तो आपका सिलेक्शन बहुत ही नजदीक होगा। सिर्फ आप एक काम किया करिए, कोई भी चीज किया करिए ईमानदार, हॉनेस्टी तरीके से किया करिए। लाइफ में कोई भी चीज किया करिए हॉनेस्टी तरीके से करेंगे तो आपको हर मोड़ पर ही सफलता मिलेगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, संगम साहित्य हमें तमिल प्रदेशों को 3 भागों में विभाजित है, 3 राज्यों को मिला, जो कि जो अब ये भी क्वेश्चन बनता है, कई बार बना है, मैं क्वेश्चन भी दिखाऊंगा, मैं क्वेश्चन भी करवाऊंगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, संगम साहित्य हमें तमिल प्रदेशों को 3 राज्यों को में करता, मतलब 3 ही राज्यों का वहां पर वर्णन लिखा गया है तमिल साहित्य में। कौन कौन सा है? एक चोल है, एक चेर है, एक पांड है। ये तीनों वार्ड याद रख लेंगे, चोल है, चेर है, पांडव। अब वहां पर आपको दे देगा पल्लव। ठीक है, पल्लव दे देगा, जिसकी राजधानी कांचीपुरम। आज ये सब कुछ पढ़ाएंगे हम। ठीक है, लेकिन हमारा जो तमिल संगम साहित्य है यहाँ पर 3 ही चीजों का वर्णन है, एक चोल का है, एक चेर का है, एक पांड का है। तो तीनों याद रखेंगे, चोल, चेर और पांड, तीनों का ही, चोल, चेर, पांड। ठीक है, चा चापा, ठीक है, चा चापा इसी का है, चा चापा। अब देखिए, पा से पल्लव मत याद रखिएगा, यहाँ पांड है। तीनों ही साम्राज्यों का विवरण है। उत्तर पूर्व में कौन आता है? तो उत्तर पूर्व में आपका चोल आ जाते हैं। तो उत्तर पूर्व में कौन है? चोल आ जाते हैं। दक्षिण और पश्चिम में कौन आ जाते हैं? तो दक्षिण पश्चिम में चेर आ जाते हैं। दक्षिण पश्चिम ये वाला भाग, मतलब केरला वाला भाग, ये वाला क्या कहलाता है? यहाँ पर आपके चेर आ जाते हैं। ठीक है, और दक्षिण पूरब में कौन आ जाते हैं? तो दक्षिण पूरब में ये वाला एरिया में आपके पांड्य आ जाते हैं। तो उत्तर पूर्व में आपके चेल आ जाते हैं, दक्षिण पश्चिम में चेर आ जाते हैं, और उत्तर पूर्व में आपके दक्षिण पूर्व में आपके पांड आ जाते हैं। ये सब आपके लूसेंट में सब कुछ दिया गया है, लेकिन सिर्फ आपको ये सीक्वेंस में ऐसे करके दिया जाता है ताकि आपको याद रहे आसानी से। ठीक है, चलते हैं यहाँ देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर चोल की बात करते हैं। चोल की क्या बात करते हैं? सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य क्या था? चोलों पर एक मूवी बनी है। ठीक है, काफी अच्छी मूवी है, आप शायद वो मूवी, उसमें ऐश्वर्या राय बच्चन है। ठीक है, ऐश्वर्या राय बच्चन है, वो एक बार मूवी देखिएगा तो हो सकता है आपको कुछ समझ में आए।
तो सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य किसका था? सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य चोलों का था, याद रख लेंगे। चोलों का। अभी सबके बारे में, अभी तो हम यहाँ पर संगम साहित्य पढ़ रहे हैं। अभी जब ये दक्षिण भारत के राजवंश आएंगे, ये मतलब साम्राज्य आएंगे, तो ये आप उसमें डिटेल में पढ़ेंगे आप, ठीक है। आज ही मैं पढ़ाऊंगा, दूसरे दिन नहीं, आज ही मैं पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, पेन्नार तथा दक्षिण बेल्लारू नदियों के बीच ये स्थित था, ठीक है। तो पेन्नार और दक्षिणी बेल्लारू, बेल्लारू जो नदी है, इसी के बीच में चोलों का साम्राज्य स्थित था। सबसे प्रतापी राजा यहाँ पर क्या था? करिकाल। करिकाल सबसे प्रतापी राजा था चोलों का। तो ये पूछेगा कि करिकाल किस साम्राज्य का राजा था या किस डायनेस्टी का राजा था, तो आप पांड्य बताएंगे नहीं, आप बताएंगे चोलों का, ठीक है। चेर बताएंगे नहीं, आप चोल का बताएंगे। ये ब्राह्मण मती अनुयायी था। क्या था? ब्राह्मण मती अनुयायी था। पांड और चेर सहित, याद रखें क्या थे? जो पांड थे और चेर, ठीक है, सहित 11 राजाओं को इन्होंने पराजित किया था। किसने? करिकाल ने। तो करिकाल ने क्या किया था? जो पांडव के और चेर के, मतलब पांड भी उसमें आते थे और चेर भी आते थे, तो पांडव और चेर के सब मिला के 11 राजाओं को इसने उन्हें पराजित कर दिया था, ठीक है। तो ये याद रखें। राजधानी क्या थी चोल की? उरयूर। तो चोल की राजधानी उरयूर या कावेरी पलम स्थानांतरित, का उरयूर से कावेरी पलम स्थापित कर दिया गया था, ये याद रख लेंगे। क्या है? उरयूर से कावेरी पलम स्थानांतरित कर दिया गया था। किसकी राजधानी? उरयूर से कावेरी पत्तन, ठीक है, पत्तनम, याद रखें, कावेरी पत्तनम, ठीक है, पत्तनम स्थानांतरित कर दिया गया था। तो ये वर्ड याद रख लेंगे, कावेरी पत्तनम। अब देखिए, पेरू नानुपादे में करिकाल को संगीत के सप्त स्वरों का विशेषज्ञ माना गया है। क्या होता है, आजकल के क्या जो नेता होते हैं, जो बड़े पोस्ट पर बढ़ जाते हैं, लगभग हो सकता है उनको नॉलेज ना हो, ठीक है। लेकिन पहले क्या थे? पहले जो प्रतापी राजा थे, उनको अखंड नॉलेज था। मतलब आप देख सकते हैं कि क्या है, 7 स्वर जो हैं, सारे गामा पादा नहीं आप पढ़ते हैं, वो सातों स्वर हैं, उसी के क्या थे? ये ज्ञाता थे। कौन थे? करिकाल। वैसे ना आप ये मत सोचिए कि इनके पास तो धन दौलत शौहरत सब कुछ है, इनको क्या करने की जरूरत है। लेकिन इन्होंने क्या किया था? 7 स्वरों के ये विशेषज्ञ थे, ये याद रख लेंगे। करिकाल। करिकाल कहाँ से थे? चोल से थे, याद रखेंगे। सिर्फ अगर आपका सिंपल क्वेश्चन बनेगा तो ऐसे ही बन जाता है कि करिकाल किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, तो आपका चोल से बिलोंग करते थे, बस इतना ही बन जाता है। अब देखिए यहाँ पर चेर के बारे में, अभी हम चोल चेर ये सब थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं, अभी हम आगे एकदम पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। संगम युग का दूसरा जो राज्य था वो चेरों का था, याद रखेंगे। संगम युग का दूसरा जो राज्य था वो चेरों का था। आधुनिक केरल प्रांत में, अभी हमने बताया था कि क्या था, ये जो केरला प्रांत है, यहीं पर आपका चेरों का साम्राज्य था, ठीक है। तो चेरों का साम्राज्य यहीं पर था। प्रमुख राजा यहाँ पे कौन थे? उदयानजीरल थे 130 ईसा पूर्व में, नेदुरनजीरल 155 में, और सेनगुट्टुवन 180 ईसा पूर्व में, ठीक है। अब देखिए, चेरों के बाद क्या आता है? पांड्य। तो पांड्य संगम युग का तीसरा राज्य था। कावेरी के दक्षिण में, जो कावेरी नदी बहती है उसके दक्षिण में आपका ये पांड्य राज्य स्थित था। राजधानी मदुरै था। पांड्य की राजधानी क्या था? मदुरै था। राजा नेंडू जेलियन लगभग 200 ईसा पूर्व में, सबसे शक्तिशाली राजा यही था, नेंडू जेलियन, ठीक है। नेंडू जेलियन ये सबसे, ब्राह्मण बेलतार, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, ब्राह्मण को बेलतार यहाँ पर बोला जाता था। अब यहाँ पर देखिए, पांड्यों का पहला उल्लेख मेगास्थनीज ने किया है। पांड्यों का पहला उल्लेख किसने किया है? मेगास्थनीज ने किया है। मोतियों के लिए प्रसिद्ध शहर बताया है पांड्यों का और नलवी-कोडम संगम युग का अंतिम ज्ञात पांड्य राजा शासक था। तो नलवी-कोडम क्या था? संगम युग का अंतिम ज्ञात पांड्य शासक था, ये याद रख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 3 हो गया, चोल, चेर और पांड्य। तो आपसे पूछे कि संगम साहित्य में किन दो लोगों का, तो चोल याद रख लेंगे, चेर याद रख लेंगे और पांड्य याद रखेंगे, ठीक है। इन्हीं 3 लोगों का वर्णन किया गया है, ठीक है, दर्शाया गया है संगम साहित्य में। अब देखिए, संगम युग के हर एक चीजों को देख लेते हैं। जैसे संगम युग, राज्य को क्या कहा जाता था? मंडल कहा जाता था संगम युग में। तो राज्य को क्या कहा जाता था संगम युग में? राज्य को मंडल कहा जाता था, ये वर्ड याद रखेंगे। राजा का दिन क्या होता है? पेरुनल। तो राजा का दिन क्या कहलाता है? तो राजा का दिन पेरुनल कहलाता है, ये वर्ड याद रखेंगे। राजा का दिन क्या कहलाता है? राजा का दिन पेरुनल कहलाता है। मंत्री अमायचन कहलाते हैं। तो जो मंत्री होते थे वो संगम युग के,
वो क्या कहलाते थे, वो अमायचन कहलाते थे। वर्ड अच्छा है अमायचन, याद रख लेंगे। ऐसे पूछता है कि ये क्या कहलाते हैं, तो मंत्री क्या कहलाते हैं, संगम युग को में मंत्रियों को अमायचन या अमायचार कहलाता है। अमायचार याद रखेंगे। ये भी वर्ड पूछा जाता है। आ मम्मा ई अदचा चा पे अकमंत, ये अमायचार इसको बोला जाता है। इस ये भी याद रखेंगे, चाहे अमायचम याद रखेंगे, दोनों में कोई भी याद रख लेंगे हो जाएंगे। ठीक है आपका। राजधानी में एक राज्यसभा होती थी जिसे नलेवो कहते थे। राजधानी में एक राज्यसभा होती थी, उसको क्या कहते हैं, नलेवो कहलाता था। राजा का न्यायालय मन्नरम होता था। राजा का न्यायालय जो मन्नरम, सेनापति की उपाधि जिसको मिलती थी उसको एनाडु कहा जाता था। सेनापति के उपाधि को एनाडु, और सेना के अग्र टुकड़ी को उसको तुसी कहा जाता था। सेना के अग्र टुकड़ी को तुसी कहा जाता था, पिछली टुकड़ी को कुले कहा जाता था। तो अग्र टुकड़ी और पिछली टुकड़ी दोनों याद रखिएगा। अग्र टुकड़ी को तुसी कहा जाता था, और पिछली टुकड़ी को मतलब जो ऐसे मान लीजिए यहाँ पर सैनिक है, ये ऐसे ऐसे सैनिक है, ठीक है, और एक पिछली टुकड़ी यहाँ पर है, तो ये इसको क्या कहा जाता था, इसको तुसी कहा जाता था। ठीक है, तुसी अग्री और इसको क्या कहा जाता था, कुले कहा जाता था। ये दोनों याद रखेंगे, तुसी और कुले वर्ड। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, समय जानने के लिए जल घड़ी का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, राजा अपने आवास की रक्षा के लिए सशस्त्र महिलाओं को तैनात करता था। तो यहाँ पर जो सशस्त्र मतलब सशस्त्र शस्त्र ली हुई जो महिलाएं होती थी उनको तैनात करता था। कौन तैनात करता था, ये राजा तैनात करता था, ताकि क्या है, हमारे साम्राज्य की रक्षा हो सके। ठीक है, तमिल ब्राह्मणों प्रदेशों में ब्राह्मणों का उदय सर्वप्रथम संगम काल में हुआ। तो तमिल प्रदेशों में सर्वप्रथम ब्राह्मणों का उदय किस में हुआ, संगम काल में हुआ। जो सबसे प्रतिष्ठित वर्ग था, क्या हुआ था, जो सबसे प्रतिष्ठित वर्ग था, ब्राह्मण क्या होता था, सबसे प्रतिष्ठित वर्ग माना जाता था वहां पर। ठीक है, ना मारने योग्य, जैसे ऋग्वेद में आप गाय को देखे हैं, ना मारने योग्य, ऐसे यहाँ भी ब्राह्मण को नहीं मारा जाता था। इसकी हत्या सबसे बड़ा अपराध माना जाता था। याद रखिए, जैसे ऋग्वैदिक काल में आप देखे होंगे कि गाय को मारना सबसे बड़ा अपराध माना जाता था। ऐसे ही यहाँ पर क्या हुआ था, अगर ब्राह्मण को मार दिया जाता था तो वो सबसे बड़ा अपराध होता था। ठीक है, तो आज भी सबसे बड़ा अपराध माना जाता है। ठीक है, तो ये नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर क्या है, ब्राह्मण के बाद बेल्लार आते हैं। तो याद रखेंगे क्या है, ब्राह्मण के बाद बेल्लार। पेशा इनका क्या था, कृषि, मतलब जैसे अभी क्या होता है, जो क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य शूद्र ऐसे ना, तो पहले ब्राह्मण के बाद बेल्लार आते थे। बेल्लार का काम क्या होता था, कृषि। जैसे आज वैश्य वर्ग है, ये कृषि करता रहता है, वैसे ये थे कृषि। ये प्रमुख इनको को बेलिर बोला जाता था। तो ये जो बेल्लार होते हैं इनके प्रमुख को क्या बोला जाता है, इनके प्रमुखों को बेलिर बोला जाता है। खेतों में काम करने आए वाले मजदूरों को क्या बोला जाता, कडेसियर बोला जाता था। जो खेतों में काम करने वाले आते थे उनको क्या बोला जाता था, तो जो खेतों में काम करते थे उनको क्या बोला जाता था, कडेसियर बोला जाता है। मैं लिख देता हूं यहाँ पर, कडेसियर, ये ऐसे बोला जाता है। तो खेतों में काम करने वालों को क्या बोला जाता था, कडेसियर, ये वाला सा रहेगा। ठीक है, कडेसियर ये बोला जाता था। ठीक है, यहाँ भी ये वाला लगा दीजिएगा। ठीक, तो ये दास प्रथा के अस्तित्व का प्रमाण नहीं था। यहाँ पर दास प्रथा का कोई भी प्रमाण नहीं था। कहाँ पर, संगम युग में। यहाँ नेक्स्ट देखते हैं, करें, विवाह को संस्कार के रूप में मान्यता थी। जैसे भी आपका 16 संस्कार ऋग्वेद में होता था, ऐसे यहाँ भी विवाह को क्या है, 16 विवाह को संस्कार के रूप में मान्यता थी। व्यापारी वर्ग बेनीगार कहलाता था। जो व्यापारी वर्ग था वो क्या कहलाता था, वो बेनीगार कहलाता था। नर्तक और नर्तकियों व गायकों का दल क्या होता, पारण और बिडेलियर कहलाता था। तो याद रख लेंगे, जो नर्तक होता था या नर्तकियों का या गायकों का दल पारण कहलाता था, बिडेलियर कहलाता है। कवित्री क्या कहलाती थी, तो ये मच्चे लियर और ओबैयर कहलाते थे। ये सभी आपके पेपर में दिया गया है। ठीक है, तो याद रख लेंगे, जो नर्तक नर्तकी है तो उनको पाडर और बिडेलियर कहलाते थे। कैसे याद रखिएगा, बिगड़े, जैसे कहते नहीं, जो नाच गाना करता है बिगड़ गए हैं, तो बिडेलियर बिगड़ गए हैं, ऐसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, व्यापारी वर्ग बेनीगार, बेनीगार तो बेनीगार। ठीक है, तो बेनीगार याद रखेंगे ऐसे। या कवित्री को मचेलियर या अबेरियर। तो मचेलियर या अबेरियर किसको कहा जाता था, मचेलियर या ओबेरियर।
ओबेरियर ये क्या था, कवयित्री को कहा जाता था। बस इतना ये याद रखेंगे। अब यहाँ पर देखें, जिन्हें वीरगति या अथवा वीर प्रस्तर कहा जाता था, ठीक है, तो ये याद रखिए जिन्हें क्या कहा जाता था, वीरगत या वीर प्रस्तर। ठीक है, संगम काल में समाधियों के स्थान पर गाड़ने वाले की प्रथा। ठीक है, तो ये क्या करता था, मतलब यहाँ पर समाधियों के स्थान पर पत्थर जो गाड़ा जाता था उन्हें वीरगत या वीर प्रस्तर। प्रस्तर माने क्या होता है, प्रस्तर माने क्या होता है, ऐसा ना लिखा जाता है हिंदी में, आप देखे होंगे प्रस्तर मतलब पत्थर होता है। तो जो जैसे मान लीजिए यहाँ पर किसी को गाड़ दिया गया, तो यहाँ पर उसके सर के ऊपर आज भी होता है ना ऐसे, तो उसके सर पे ऊपर ऐसे रख दिया जाता था ऐसा। ठीक है, तो उसको क्या कहता है, वीरगत या वीर प्रस्तर बोला जाता था। चलते हैं देखते हैं। करें, पांड राजाओं के प्रमुख बंदरगाह कौन थे। ये भी कई बार आईएएस में क्वेश्चन आया है कि पांड राजाओं के या चेर चोल राजाओं के बंदरगाह कौन थे। तो यहाँ पर कोकई और सालियूर, ये दोनों बंदरगाह याद रखेंगे। कौन से हैं, पांड राजा के कोकई और सालियूर। ठीक है, ये बंदरगाह हैं। ठीक है, तो कोकीर और सैल्यूर ये बंदरगाह है। अगर मैं कहूँ चेर के बंदरगाह बताइए, चेर का बंदरगाह है बंदर या बंदर। ठीक है, आपके बुक में लिखा गया है। ठीक है, चेर राज्य में बंदर प्रमुख बंदरगाह था। ये बंदर ही क्या था, बंदरगाह था। ठीक है, तो चेर युग में बंदर बंदरगाह था। और ये क्या था, कोकई और सालियूर क्या था, पांड्य राज्य में कोकई मोती खोजने का प्रमुख बंदरगाह था। यहाँ पर क्या होता था, मोती खोजने का प्रमुख बंदरगाह था। और अरिकामेडु चोल वंश का प्रमुख बंदरगाह था। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके एक बार आईएएस में बना हुआ है। ठीक है, आपके पीसीएस में भी बन सकता है कि ये बताइए कि पांड्य राज्य के प्रमुख बंदरगाह कौन है। तो पांड्य राज्य के प्रमुख बंदरगाह के हैं कोकई और सालियूर, ये पांड्य राज्य के प्रमुख बंदरगाह हैं। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि कोकई मोती खोजने का पत्तुक पालन था, कोकई और सैल्यूर ये पांड बंदरगाह थे। और ये अरिकामेडु चोल का प्रमुख बंदरगाह था। ये चेर का बंदरगाह चेर का क्या था, बंदर बंदरगाह था। ये याद रख लेंगे, ये आईएएस में क्वेश्चन आपके पुटअप हुआ है। यहाँ पर देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर गुप्त साम्राज्य के बारे में हम पढ़ेंगे। अभी देखिए हम संगम पढ़ लिए, अब हम गुप्त पढ़ेंगे, इसके बाद दक्षिण भारत के साम्राज्य पढ़ेंगे। पूरी तरह से खत्म करेंगे आज। ठीक है, थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन आप पूरी तरह से तैयार रहिए, पूरी तरह से खत्म कर देंगे। इसके बाद जब आप बुक पढ़ेंगे आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। गुप्त साम्राज्य उदय कब हुआ था, ये जो आपको दिख रहा होगा ये पूरा, ये गुप्ता पीरियड दिख रहा होगा। एक बार मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये देखिए ये वाला। ठीक है, ये वाला आपको दिख रहा हो, ये गुप्ता पीरियड दिख रहा होगा पूरा। ठीक है, अब हम यहीं पर देखते हैं। करें, उदय कब हुआ था, तीसरी शताब्दी के अंत में गुप्ता का हुआ उदय का कहाँ हुआ था, कौशाम्बी में हुआ था। तीसरी शताब्दी के अंत में गुप्ता पीरियड का उदय कब हुआ था, कौशाम्बी में। ये माना जाता है, ऐसा कहीं लिखा नहीं गया है लेकिन ऐसा माना जाता है ये कुषाण के सामंत रहे होंगे। ठीक है, संभवतः हमेशा वर्ड में दिया रहता है कि संभवतः ये कुषाण के सामंत रहे होंगे। कौन से, ये गुप्त है। अंतिम गुप्त शासक कौन था, अंतिम गुप्त शासक कौन था, ये विष्णुगुप्त है। अंतिम गुप्त शासक था, लेकिन अभी पहला ही देखे नहीं है तो अंतिम कहाँ से देखेंगे, तो पहले देखते हैं। देखिए यहाँ पर एक मिनट आगे बढ़ गया, हाँ ये वाला, हाँ। अब देखिए हम क्या कहते हैं, संगम ये गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त को माना जाता है। 240 से 280 के बीच में इसका वो था। इसका उत्तराधिकारी घटोत्कच माना जाता है, घटोत्कच। ठीक है, 280 से 320 के बीच में। ठीक है, इसके बाद ये दोनों उतना प्रभावशाली नहीं हुए, लेकिन प्रथम जो प्रभावशाली ये शासक हुआ वो कौन हुआ, प्रथम महान सम्राट कौन हुआ, चंद्रगुप्त प्रथम हुआ। याद रख लेंगे, वो जो 320 ईस्वी में क्या हुआ, जो गद्दी पर बैठा। तो पहला श्रीगुप्त याद रख लेंगे, पहला शासक श्रीगुप्त मतलब संस्थापक ही था। दूसरा घटोत्कच याद रखेंगे, और ये विष्णुगुप्त क्या था, ये तो अंतिम था ही। विवाह किसका हुआ, किससे हुआ था चंद्रगुप्त प्रथम का, तो विवाह लक्ष्मी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह हुआ था। तो इनका विवाह किससे हुआ था, लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह हुआ था। 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठे। ये प्रथम महान सम्राट थे, ये याद रखेंगे। उपाधि किसका धारण किया था इन्होंने, महाराजा धीराज की उपाधि इन्होंने धारण किया था। किसका, महाराजा धीराज की। अब देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। कह रहे हैं इसके बाद कौन आ देंगे, देखिए चंद्रगुप्त आ गए, प्रथम चंद्रगुप्त, इसके बाद आपका समुद्रगुप्त आएंगे।
ये हम समुद्रगुप्त की अब यहाँ पर बात करेंगे। अब समुद्रगुप्त किसके उत्तराधिकारी थे? तो ये चंद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी थे। तो किसके उत्तराधिकारी थे? सब ये समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी थे। और ये गुप्त वंशज, ये यहाँ पर एक चीज और आपका बताना चाहिए था कि जो गुप्त वंश है ये 300, जो गुप्त संवत है 319 से 320 के बीच में चलता है। ठीक है, तो इस यही माना जाता है, क्योंकि ये भी पेपर में कई बार आपके क्वेश्चन आया हुआ है कि गुप्त संवत का कब चलता है, कहाँ से चलता है। तो 319 से 320 के बीच में ये चलता है। अब यहाँ पर देखते हैं, फिर हम आगे देखते हैं कि समुद्रगुप्त के बारे में अगर हम देखते हैं कि सिक्कों पर बीड़ा वादन कराया गया। समुद्रगुप्त के सिक्कों पर बीड़ा वादन है। इसने कविराज, याद रख लेंगे, इनको कविराज भी बोला जाता है, विष्णु का उपासक भी बोला जाता है। 355 में राजगद्दी पर आर्यावर्त के 9 शासक और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित कर किया था। और इन्होंने भारत का, इसलिए इनको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। दक्षिणावर्त के 12 शासकों को, आर्यावर्त के 9 शासकों को इन्होंने क्या किया था? ये पराजित किया था। ठीक है, तो दोनों ही याद रख लेंगे किसको किसको पराजित किया था। अब देखिए यहाँ पर उपाधियां क्या थी समुद्रगुप्त की। तो उपाधियां समुद्रगुप्त की अश्वमेधकर्ता, ये उपाधि थी अश्वमेधकर्ता की। ब्रिक्रमांक की उपाधि थी यहाँ पर। परम भागवत की, याद रख लेंगे, ये परम भागवत की भी इन्होंने उपाधि धारण किया था। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर क्या कर रहा है आपका। अच्छा, यहाँ पर ये गया और नालंदा क्या लिखा गया है? तो गया अभिलेख और नालंदा के अभिलेख से पता चलता है कि जो समुद्रगुप्त ने उपाधि धारण किया था वो परम भागवत की उपाधि धारण किया था। तो ये भी अगर आपसे पूछे, बीपीएससी वाले हो सकता है पूछ ले बीपीएससी में, कि जो गया और नालंदा में परम भागवत की उपाधि, मतलब सॉरी, परम भागवत की उपाधि धारण किए थे, ये किस अभिलेख से पता चलता है? तो वो कौन से अभिलेख से पता चलता है? वो गया और नालंदा अभिलेख से पता चलता है। ठीक है, किसके? गया और नालंदा के अभिलेख से। इनके दरबारी कवि क्या थे? इनके दरबारी कवि हरिशेठ थे। वर्ड याद रख लेंगे, हरिशेठ। अभी तक आप नहीं जानते होंगे कि उनको भारत का नेपोलियन क्यों कहा जाता है। भारत के नेपोलियन इसीलिए कहा जाता है कि जिन्होंने आर्यावर्त के 9 शासक और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया, इसीलिए इनको भारत का नेपोलियन कहा जाता था। नेपोलियन जिस प्रकार सभी को पराजित कर रहा था, उसी प्रकार ये भी किए थे, उनसे बहुत ज्यादा पहले। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय का बात आता है। अब देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय ये समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी थे। तो समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी कौन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय थे। अब इनके उत्तराधिकारी कौन हुए? ये कुमार गुप्त फर्स्ट हुए। कई बार ये आपका सीक्वेंस में भी आ गया है कि कौन कौन से पहले आए, कौन कौन से बाद में आए। ठीक है, तो अभी हमने क्या पढ़ा था? पहले हमने पढ़ा था श्रीगुप्त, दूसरा हमने घटोत्कच पढ़ा था, तीसरा हमने जो महान सम्राट हुए थे चंद्रगुप्त प्रथम पढ़े थे। इसके बाद हमने चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्रगुप्त पढ़े थे। समुद्रगुप्त के बाद हमारा चंद्रगुप्त द्वितीय आएगा। हमेशा याद रख लेंगे, चंद्रगुप्त प्रथम द्वितीय एक साथ नहीं आएंगे, एक बीच में समुद्रगुप्त आएगा। ठीक है, तो हमेशा समुद्रगुप्त आपका ये यहाँ पर आएंगे। इसके बाद सी फर्स्ट और सी सेकंड ऐसे याद रखेंगे। ठीक है, तो सी सेकंड यहाँ पर, सी फर्स्ट यहाँ पर, ऐसे याद रखेंगे। सी फर्स्ट, फिर यस लगा दीजिए समुद्रगुप्त, सी सेकंड, ऐसे याद करेंगे हमेशा। कभी कभी आप दोनों एक ही सीक्वेंस में कर देते होंगे। अब देखिए यहाँ पर चंद्रगुप्त द्वितीय की महान सम्राट थे, ये हैं आपके चंद्रगुप्त द्वितीय। पाटलिपुत्र एवं उज्जैनी में विद्या का प्रमुख केंद्र था इनके समय में। 380 में राजगद्दी पर बैठे। 380 ईस्वी में ये क्या थे? राजगद्दी पे बैठे। चीनी बौद्ध यात्री फाहियान, याद रखेंगे, चीनी बौद्ध यात्री फाहियान, इन्हीं के समय में क्या हुआ था? भारत आया था। साब इनके राज कवि थे। हरिशेठ जैसे समुद्रगुप्त के राज कवि थे, ऐसे इसी प्रकार से साब ये कवि थे, राज कवि थे, इन्हीं के दरबार में रहते थे। इनके दरबार में सबसे ज्यादा महान क्या था चीज? इनके 9 रत्न महान थे। इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। आपसे ये पूछा जाए कि विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण किया था? तो विक्रमादित्य की उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय का संधि विग्राहक सचिव वीरसेन था। तो याद रख लेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय का संधि विग्राहिक सचिव कौन था? ये वीरसेन था। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त सेकंड ने चांदी के सिक्के चलाए।
तो शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त ने क्या किया था, चांदी के सिक्के चलवाए थे। ठीक है, ये याद रखेंगे। नौ विद्वानों की एक मंडली निवास करती थी। कहाँ पर निवास करती थी, तो नौ विद्वानों की एक मंडली निवास करती थी। कहाँ पर, ये देखिए कालिदास, वो मतलब इन्हीं के दरबार में उनका चार नौ लोग का नाम याद रख लेंगे क्योंकि ये पूछा जाता है आपके पेपर में। कालिदास याद रख लेंगे, धनवंतरी याद रखेंगे, छपड़क याद रखेंगे, ये ज्योतिष थे। छपड़क क्या थे, ज्योतिष थे। धनवंतरी क्या थे, चिकित्सा से संबंधित थे। ठीक है, अमर सिंह कोषकार थे। शंकु याद रखेंगे, ये वास्तुकार थे। ठीक है, बेताल भट्ट, ठीक है, घट करपर थे। और ये बर रुचि थे। बारह मिहिर क्या थे, खगोल शास्त्री थे। तो ये इनके बारे में सब नौ जो आपके नौ रत्न होते थे, तो नौ रत्न तो हो ही हैं, 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये नौ रत्न याद रख लेंगे। कालिदास, धनवंतरी, छपड़क, अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट, गप्पड़क, घट करपर और बररुच, बारह मिहिर, ये से क्या थे, ये नौ रत्न थे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। यहाँ कुछ तो छूटा नहीं है, नहीं यहाँ पर देखिए कुछ नहीं छूटा है। ठीक है, अब चलते हैं, हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट का हमारा क्या करा है, चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कौन आए, कुमार गुप्त आए। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कुमार गुप्त आए, मतलब किसके उत्तराधिकारी थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के उत्तराधिकारी थे। तो याद रख लेंगे किसके, चंद्रगुप्त द्वितीय के। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना इन्होंने किया था, कुमार गुप्त ने। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना सबसे ज्यादा, तो यही सबसे ज्यादा पूछा जाता है कुमार गुप्त के बारे में। स्कंद, इसका उनका उत्तराधिकारी कौन हुआ, स्कंद हुआ। पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर किसने बनाया था, ये स्कंद गुप्त ने पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर बनाया था। गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का निर्माण कुमार गुप्त ने करवाया था। तो गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था, ये कुमार गुप्त ने करवाया था। अंतिम गुप्त शासक कौन था, विष्णु गुप्त था। ठीक है, तो अंतिम गुप्त शासक विष्णु गुप्त थे। तो एक बार हम सीक्वेंस में देख लेते हैं। पहले कौन से, श्री गुप्त याद रख लेंगे, बीच बीच में अगर कुछ छूट गए उनको रहने दीजिए, ये जो महान हुए इनको याद रखें। पहले श्री गुप्त थे, दूसरा घटोत्कच थे, याद रखेंगे घटोत्कच थे। ठीक है, तीसरे कौन थे, तीसरे क्या थे, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम याद रखेंगे। चौथे कौन थे, समुद्रगुप्त याद रख लेंगे, समुद्रगुप्त। पांचवें कौन याद रखेंगे, चंद्रगुप्त क्या याद रखेंगे, चंद्रगुप्त द्वितीय याद रखेंगे। फिर छठे याद रखेंगे, कुमार गुप्त याद रख लेंगे। कुमार गुप्त सातवें याद रखेंगे, छठवें कुमार गुप्त हो गया, इसके बाद सातवें स्कंद गुप्त याद रखेंगे, स्कंद गुप्त। आठवें याद रख लेंगे विष्णु गुप्त। ये महान थे, इन्हीं सब के बारे में पूछा जाएगा, इनका आप सीक्वेंस से याद रखेंगे। श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमार गुप्त, स्कंद गुप्त। कुमार के बाद स्कंद आएगा, फिर बिंद, ये विष्णु गुप्त। ठीक है, ये याद रख लेंगे। अब देखिए गुप्त साम्राज्य के बारे में हम कुछ देख लेते हैं, इन यहाँ के साम्राज्य के बारे में क्या है। गुप्त साम्राज्य, ग्राम सभा का मुखिया या ग्रामिक कहलाता। तो ग्राम सभा का मुखिया क्या होता था, ग्रामिक कहलाता है। आज जैसे क्या होता है, आज क्या होता है, प्रधान कहलाता है, सरपंच कहलाता है। तो क्या होता है, ग्राम सभा का मुखिया ग्रामिक कहलाता है। अन्य सदस्य महत्तर कहलाते हैं। जैसे आज की बात, आज के समय में अन्य सदस्य होते हैं, वैसे वहाँ क्या होता है, ग्राम सभा का मुखिया ग्रामिक कहलाता है। अन्य सदस्य जो क्या होते हैं वो क्या, महत्तर कहलाते हैं। गुप्त साम्राज्य सबसे बड़ा प्रादेशिक इकाई होता था। गुप्त साम्राज्य सबसे बड़ा प्रादेशिक इकाई क्या है, ये क्या है, सबसे बड़ा प्रादेशिक इकाई। ठीक है, तो गुप्त साम्राज्य का ये देश कहलाता था। उसका मतलब उसका शासक, वो शासक क्या कहलाता, तो गोपना याद रखेंगे। जो सबसे बड़ा इकाई था वो देश है था, और उसका शासक गोपना कहलाता था। पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारी चाट या भाट कहलाते थे। तो क्वेश्चन पूछेगा कि पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारी क्या कहलाते थे, तो पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारी चाट या भाट कहलाते थे। प्रमुख अधिकारी दंडपाशिक, तो प्रमुख अधिकारी क्या थे, दंडपाशिक थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी, तो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। तो ग्राम क्या थी, ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। अब देखिए क्षेत्र क्या होता था, कृषि करने के योग्य जो भूमि होती थी उसको क्षेत्र कहा जाता था। अभी अगर संस्कृत में देखा जाता है तो संस्कृत में हम क्षेत्र ही बोलते हैं, लेकिन उसका जब तद्भव बन जाता है उसको खेत बोल दिया जाता है। ठीक है, तद्भव क्या होता है, उसको खेत बोल दिया जाता है। तो क्षेत्र क्या होता है, कृषि करने की भूमि होती थी। आज भी खेत को अगर जो तद्भव देखते हैं तो खेती करने की भूमि क्या होती है, यही होती है। वास्तु
वास्तु, वास करने योग्य भूमि क्या होती है? वास्तु होती है। वास करने योग्य भूमि। चारागाह, भूमि पशुओं के चारा योग्य की भूमि होती थी। तो चारागाह, भूमि पशुओं के चारा योग्य भूमि क्या कहलाती थी, ये याद रखेंगे। तो चारागाह क्या होता है? तो जो भूमि पशु, चारागाह भूमि जो होती थी पशुओं के चारा योग्य की भूमि हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम, इसको बता दें। सिल क्या होती है? ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं होती थी। तो जो जोतने योग्य नहीं होती थी मतलब ऊसर बंगर, ये जो भूमि होती है आज भी गांव में क्या होती है, कहीं कहीं ऊसर बंगर पड़ा रहता है, तो उसको सिल कहते हैं। ठीक है। अपराहत क्या? ऐसी भूमि जो जंगली होती, तो जंगली भी भूमि ऐसे होते हैं, ऐसे बहुत से एरिया होते हैं वहां पर जंगल ही टाइप रहते हैं, आप देखते होंगे। तो वहां पर क्या है, वहां जंगल ही टाइप है। जैसे आप जो उत्तर प्रदेश का एरिया है, मान लीजिए ये उत्तर प्रदेश का एरिया है, इस वाले एरिया में ज़्यादा जंगल आपका पाए जाएंगे, इस वाले एरिया में कम पाए, जैसे नीचे आएंगे वैसे जंगल आपको नहीं मिलेगा, लेकिन इस वाले एरिया में आपको बहुत ज़्यादा जंगल मिलेंगे। ठीक है। नहीं, देखते हैं आपका। अब देखिए गुप्तकालीन मंदिर, विष्णु मंदिर ये तिगवा स्थान में है, शिव मंदिर भूमरा में है, ठीक है, पार्वती मंदिर नयना कुठार में है, दशावतार मंदिर देवगढ़ ललितपुर में है, शिव मंदिर खो में है। ठीक है, तो ये याद रख लेंगे, ये विष्णु मंदिर मतलब गुप्तकालीन ये मंदिर थे। लक्ष्मण मंदिर भीतरगांव, और ये लक्ष्मण मंदिर भीतरगांव कानपुर में। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। अब देखिए कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन याज्ञवल्क स्मृति में मिलता है। तो कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन क्या कहाँ मिलता है? तो कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन कहाँ मिलता है? याज्ञवल्क स्मृति में मिलता है, ये याद रखेंगे। पहली बार सती होने का प्रमाण एरड़ अभिलेख में मिलता है। तो पहली बार सती होने का प्रमाण कहाँ मिलता है? एरड़ अभिलेख में। गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को कहा जाता था, गणिका कहा जाता था। तो गुप्त काल में जो वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाएं होती थी उनको गणिका बोला जाता है। ठीक है। वृद्ध व्यवसायों को कुट्टानी बोला जाता था, कहा जाता था। तो वृद्ध व्यवसायों को क्या बोला जाता था? कुट्टानी। तो वृद्ध व्यवसायों को कुट्टानी कहा जाता था। अब नेक्स्ट देखते थे। गुप्त सम्राट में वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। गुप्त जो सम्राट थे वो वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। राज्य चिन्ह था उन सबका गरुड़ राज्य चिन्ह था। ठीक है, तो ये कई बार पूछा गया है उनका राज्य चिन्ह। सबसे महत्वपूर्ण अवशेष कौन था? देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है गुप्त काल का सबसे महत्वपूर्ण अवशेष प्रेजेंट टाइम में मौजूद है। तो प्रेजेंट टाइम का सबसे महत्वपूर्ण अवशेष क्या है? दशावतार मंदिर देवगढ़ ललितपुर जिले में पड़ता है। अजंता में जो 29 गुफाएं हैं उसमें 16 और 17 गुफाएं गुप्त काल से बिलोंग करती थी। ठीक है, तो 16 और 17 गुफाएं हैं वो गुप्त काल से बिलोंग करती थी। अब तो शायद अजंता में 6 ही गुफाएं बची हैं, लेकिन जो 16-17 थी वो क्या थी? वो गुप्तकालीन गुफाएं थी। गुप्तकाल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र संस्कृत को संसार का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ माना जाता है। ऐसा माना जाता है बाइबिल के बाद इसका जो है स्थान आता है लोकप्रियता में। किसका? पंचतंत्र का। तो बाइबिल के बाद दूसरा अगर सबसे लोकप्रिय माना गया है तो ये पंचतंत्र माना गया है। ठीक है। आर्यभट्ट, आर्यभट्ट का ग्रंथ आर्यभट्टियम होता है। ठीक है। सूर्य सिद्धांत है। 12 मिहिर का क्या है? तो 12 मिहिर का बृहत संहिता, पंच सिद्धांत, बृहज्जाक और लघु जातक। ठीक है, तो 12 मिहिर की ये याद रख लेंगे, क्योंकि कई बार आपके इस बार जो पीसीएस का पेपर हुआ था 24 वाला उसमें कई आपके ये बुक्स पूछे गए थे, जो पुराने बुक्स हैं वो पूछे गए थे, नए वाले नहीं, पुराने बुक्स आपसे पूछे गए थे। तो 12 मिहिर का बृहद संहिता याद रखेंगे, पंच सिद्धांत बृहज्जाक याद रखेंगे, लघु जातक ये याद रखेंगे। गुप्त काल में पलकाडवे ने पशु चिकित्सा पर हास्य आयुर्वेद लिखा है। किसने लिखा था? पलकांडवे ने पशु चिकित्सा पर हस्तवायु वेद लिखा है। संस्कृत गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा थी। तो संस्कृत किसकी थी? गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा थी। चांदी का सिक्कों को रूपक कहा जाता था। तो चांदी के सिक्कों को क्या बोला जाता था? रूपक्य बोला जाता था। तो रूपक्य क्या था? रूपक्य। तो रूपक्य क्या था? चांदी के सिक्कों को बोला जाता था। ठीक है। मंदिर बनाने की कला का ज्ञान गुप्त काल में हुआ था। तो मंदिर बनाने की कला का ज्ञान कहाँ हुआ था? ये गुप्त काल में हुआ था। शूद्रक का लिखा नाटक कौन था? मृच्छ कटिकम। तो मृच्छ कटिकम क्या था? मृच्छ कटिकम। तो मृच्छकटिकम क्या था? शूद्रक का लिखा हुआ नाटक मृच्छकटिकम कहलाता था। या माटी की खिलौना गाड़ी जिसे निर्धन ब्राह्मण के साथ वेश्या का प्रेम वर्णित किया गया था। ठीक है, इसमें क्या मृच्छकटिकम क्या कहा गया है? माटी का खिलौना जिससे निर्धन ब्राह्मण और
वेश्या, एक वेश्या है, उसका प्रेम वर्णन किया गया है। ठीक है, देवी चंद्रगुप्तम विशाख दत्त के संस्कृत नाटक है। देवी चंद्रगुप्तम क्या है? विशाख दत्त के ये विशाख दत्त के संस्कृत नाटक है। अब यहाँ पर देखते हैं कालिदास की कृति क्या है? अभिज्ञान शकुंतलम, राजा दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम यहाँ पर बताया गया है। तो अभिज्ञान शकुंतलम, राजा दुष्यंत है और शकुंतला का प्रेम वर्णित है अभिज्ञान शकुंतलम में। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग बोला जाता है। ठीक है, तो गुप्त काल को क्या बोला जाता है? भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग बोला जाता था। ठीक है, बस गुप्त काल में इतना आपको याद रखना होगा बस। अब देखते हैं वाकाटक वंश, हम देखते हैं। तो वाकाटक वंश की स्थापना 255 ईसा पूर्व में हुआ था। वाकाटक वंश की स्थापना बिंद शक्ति नामक व्यक्ति के द्वारा किया गया था। तो पूछेगा वाकाटक राजवंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? बिंद शक्ति नामक व्यक्ति के द्वारा। पूर्वज में 7 वाहनों के अधीन बटार के स्थानीय शासक थे। ठीक है, याद रखिए 7 वाहनों के अधीन बटार के स्थानीय शासक थे पूर्वज इनके। ठीक है, बिंद शक्ति पर्वतसेन प्रथम 275 से 235 में। ठीक है, ये सम्राट की उपाधि और 4 अश्वमेघ यज्ञ इसने करवाया था। ठीक है, विद्य शक्ति के बाद यहाँ पर कौन आया था? विद्य शक्ति के बाद पर्वतसेन प्रथम आया था। इसने क्या किया था? सम्राट की उपाधि धारण किया था और 4 अश्वमेघ यज्ञ करवाया था पर्वतसेन प्रथम ने। तो किसने 4 अश्वसेन यज्ञ करवाया था? ये पर्वतसेन प्रथम ने। वाकाटक राजवंश की अगर हम बात करते हैं तो ये 2 शाखाओं में विभाजित था। एक प्रमुख शाखा था, एक वसीम शाखा था। दोनों शाखाओं की याद रख लेंगे। क्या है? ये 2 शाखाओं में विभाजित था। एक प्रधान शाखा जिसके राजा कौन थे? रुद्रसेन प्रथम इसके राजा थे। प्रभावती गुप्ता का संरक्षण काल चल रहा था। जैसे अकबर का संरक्षण काल कुछ समय तक चला था, वैसे यहाँ भी था। प्रभावती गुप्ता का संरक्षण काल। प्रवरसेन द्वितीय था। नरेंद्र सेन था यहाँ पर, याद रख लेंगे। पृथ्वी सेन सेकंड। ये कौन थे? ये प्रमुख ये राजा थे यहाँ के, किसके? प्रधान शाखा के। वसीम शाखा की स्थापना कब हुई थी? 330 ईसा पूर्व में हुई थी। प्रवरसेन के पुत्र सर्वसेन ने वत्सगुल्म नामक स्थान पर स्वतंत्र राज्य की स्थापना किया था। तो इसको किसने वसीम शाखा की स्थापना किया था? प्रवरसेन के पुत्र सर्वसेन ने वत्सगुल्म नामक स्थान पर किया था एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना। तो हम देखते हैं यहाँ पर क्या है हमारा। करें गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय, याद रखेंगे क्या करें हैं? करें गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने पुत्री प्रभावती का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से किया। किससे किया? रुद्रसेन द्वितीय से। अब देखिए वाकाटक, यहाँ पर वाकाटक जो वंश है इसके बारे में हम कुछ देखते हैं। ठीक है, यहाँ ज्यादा बड़ा ये वाकाटक साम्राज्य नहीं है, छोटा सा ही है। हो सकता है किसी पेपर में आ जाए क्वेश्चन, इसलिए हम यहाँ पर स्किप नहीं कर रहे हैं। यहाँ वाकाटक साम्राज्य में वैदर्भी शैली का विकास हुआ है। किस शैली का विकास हुआ है? तो यहाँ पर याद रख लेंगे किसका? वैदर्भी शैली का विकास हुआ है। ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि वैदर्भी शैली का विकास किस साम्राज्य में हुआ है? तो वैदर्भी शैली का विकास वाकाटक साम्राज्य में हुआ है। हरिशेन वसीम शाखा का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। जो वसीम शाखा था उसका सर्वाधिक शक्तिशाली यही था और वाकाटक का अंतिम शासक भी यही था। ठीक है, वाटक का अंतिम शासक कौन था? हरिशेन ही था और सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। ब्राह्मण धर्मावलंबी थे, शिव एवं विष्णु के उपासक थे। तो जो शिव और विष्णु के उपासक कौन थे? यही थे। ठीक है, तो ये वाकाटक वंश वाले क्या थे? शिव और विष्णु के उपासक थे और ब्राह्मण धर्मावलंबी थे। प्रवरसेन सेकंड ने सेतुबंध की रचना किया था। किसने किया था? प्रवरसेन द्वितीय ने सेतुबंध की रचना किया था। सर्वसेन ने हरि विजय नामक प्राकृतिक काव्य नामक ग्रंथ की रचना किया था। तो ये सर्वसेन ने हरि विजय नामक प्रकृति काव्य ग्रंथ की रचना किया था। ये याद रख लेंगे। अजंता की 16वां और 17वां गुफा बिहार और 19वें गुफा चैत्य का निर्माण वाकाटकों के शासनकाल में हुआ था। तो याद रख लेंगे अजंता का 16वां और 17वां गुफा बिहार और 16वां गुफा बिहार, 19वें गुफा चैत्र का निर्माण वाकाटकों शासनकाल में हुआ था। 16वां और 17वां, ये जो हम आगे भी बताए हैं ये वाला। ठीक है, अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कौन सा?
हम देखते हैं पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश सबसे इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लेंगे। गुप्त वंश के पतन के बाद जिन नए राज्यों का उदय हुआ उसमें कौन थे? मैत्रक थे, मौखारी थे, पुष्यभूति थे जो अभी हम पढ़ने वाले हैं, परवर्ती थे और गौड़ प्रमुख थे। ठीक है, तो इनके बारे में अभी हम पुष्यभूति के बारे में देखते हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए पुष्यभूति वंश संस्थापक कौन था? संस्थापक पुष्यभूति था, इसीलिए इस वंश का नाम क्या पड़ा? पुष्यभूति पड़ा। ठीक है, राजधानी क्या थी? तो राजधानी थानेश्वर थी। कई बार पूछा गया है कि पुष्यभूति की राजधानी क्या थी? तो पुष्यभूति की राजधानी थानेश्वर। अब देखिए प्रभाकर वर्मा इस वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता थे। जो प्रभाकर वर्मा थे इस वंश की जो स्वतंत्रता थे इसके जन्मदाता थे, क्योंकि ये थे इनके क्या थे, ये बहुत प्रभावशाली शासक हुए थे इस वंश के। इन्होंने परम भट्टाकर की और महाराजा धीराज की उपाधि जैसे सम्मानजनक उपाधियां धारण किया था। ठीक है, किन्होंने किया था? इन्होंने महाराजा धीराज की, चंद्रगुप्त प्रथम ने भी किया था। ठीक है, और इन्होंने परम भट्टाकर की उपाधि, तो प्रभाकर वर्धन ने परम भट्टाकर और महाराजा धीराज की उपाधि धारण किए थे। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ क्या कर रहे हैं, इनके दो पुत्र थे, प्रभाकर वर्धन का के दो पुत्र थे। तो इनके कौन पर? राजवर्धन थे और हर्षवर्धन थे। राजवर्धन और हर्षवर्धन। एक पुत्री राजश्री थी। तो ये दो पुत्र थे, राजवर्धन और हर्षवर्धन। इनकी एक पुत्री, दो पुत्र थे, एक पुत्री थी राजश्री, जिसका विवाह ग्रहवर्मन से हुआ था। लेकिन ग्रहवर्मन बहुत ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रहे थे, और क्या हुआ था, उनकी हत्या देवगुप्त ने कर दिया था। मालवा के शासक था, मालवा का शासक कौन था? देवगुप्त। इनकी हत्या, ये ग्रहवर्मन की हत्या कर दिया था देवगुप्त ने। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। अब देखिए, और राजश्री को बंदी बना लिए गए थे, राजश्री। यहाँ पर आगे देखते हैं। अब देखिए हर्षवर्धन आते हैं, जो इस वंश के सबसे महान शासक कहलाते हैं। हर्षवर्धन ये आते हैं। भारत का अंतिम हिंदू सम्राट की बात करते हैं। ठीक है, अगर हम कहते हैं कि हर्षवर्धन भारत के अंतिम हिंदू सम्राट थे तो इसमें कुछ गलत नहीं है, ये अंतिम हिंदू सम्राट थे। हुएनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। तो ये क्वेश्चन अभी भी आया था। कब आया था? अभी आईएएस में क्वेश्चन ये आया था, 2025 के आईएएस में ये क्वेश्चन आया था कि हर्षवर्धन किसके समकालीन थे। तो हर्षवर्धन, वो ह्वेनसांग किसके दरबार में आया था? तो ह्वेनसांग हर्षवर्धन के दरबार में आया था। 606 ईस्वी में 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन ने थानेश्वर की गद्दी पर बैठा था। तो 1606 ईस्वी में 16 वर्ष की अवस्था, वो सॉरी 606 ईस्वी में 16 वर्ष की अवस्था में क्या हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा था। इसको शिलादित्य नाम से जाना जाता है। किनको? हर्षवर्धन को शिलादित्य के भी नाम से जाना जाता है। इनका एक अन्य नाम है। पेपर में शिलादित्य आ जाए तो इन्हीं का नाम याद रखेंगे। या कभी ऐसे पूछे कि ये शिलादित्य की 3 संस्कृत नाटक कौन सा है, तो आप तो हमेशा हमेशा ये पढ़े होंगे कि हर्षवर्धन के 3 संस्कृत नाटक प्रियदर्शिका और रत्नावली नागानंद। नागानंद तो ये नहीं, आप ये भी याद रखिएगा इनका नाम शिलादित्य था। ठीक है, तो शिलादित्य या हर्षवर्धन के 3 नाटक कौन थे? प्रियदर्शिका था, रत्नावली और नागानंद। उपाधि परम भट्टाकर की उपाधि इन्होंने धारण किया था, याद रखेंगे परम भट्टाकर की। दरबारी कवि बाण भट्ट। ठीक है, हरिशेड़ और बाण भट्ट में मत कंफ्यूज होइएगा। जब हरिशेड़ आ जाएगा, हरिशेड़, जब हरिशेड़ आ जाएगा तो आप समुद्रगुप्त याद रख लेंगे। और जब हर्षवर्धन आ जाएगा तो बाण भट्ट याद रखेंगे। हर्ष और बाण, ठीक है, जो भी कोई बाढ़ चलाता है वो हर्ष के साथ चलाता है, ऐसे याद रखेंगे। और हरिशेड़, यहाँ हरि है, हरि जो समुद्र होता है हरा भरा होता है ना, मतलब नीचे आप समुद्र के जाएंगे तो काफी हरियाली रहती है। ठीक है, तो हरा भरा होता है, तो ऐसे याद रखेंगे। गुरु कौन थे? भुरचू, याद रखेंगे। ये बाण भट्टे के गुरु भुरचू थे। हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ जिसमें हर्ष की पराजय हुई। तो ठीक है, इसमें पुलकेशिन द्वितीय विजयी हुआ और हर्षवर्धन हार गए। तो हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर ये युद्ध हुआ जिसमें हर्ष क्या हुई? इनकी पराजय हुई। नेक्स्ट देखते हैं। हर्ष ने शशांक को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया। तो हर्ष ने किसको पराजित करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया? तो हर्ष ने शशांक को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया। हर्ष के अधीनस्थ शासक, याद रखेंगे, हर्ष के अधीनस्थ शासक महाराजा, महाराज अथवा महासामंत कहे जाते थे। तो हर्ष के अधीनस्थ शासक क्या कहलाते थे? महाराज कहलाते थे या महासामंत कहलाते थे।
प्रांतों को भुक्ति कहा जाता था। ये हर्षवर्धन का जो क्या था, ये साम्राज्य था। एक बार मैं जूम करता हूँ तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर क्या है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर ये जो आपका हर्ष का साम्राज्य था पूरा। ठीक है, तो ये पूरा हर्ष का साम्राज्य था, ये याद रख लेंगे। अब यहाँ पर देखिए स्थानीय, प्रत्येक भुक्ति का शासक राजस्थानीय, ऊपरिक और राष्ट्रीय था। ठीक है, तो याद रखिए प्रत्येक भुक्ति का शासक क्या था, राजस्थानीय, ऊपरिक और राष्ट्रीय। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर क्या कह रहा है। कहाँ पे थे हम, यहाँ पहुँच गए, कुछ ज़्यादा ही आगे चला गया। ठीक है, एक मिनट, कहाँ, अभी ये सब आपको पढ़ना ही है, आज ही के क्लास में पढ़ना है, ताकि क्या है जल्दी से खत्म हो जाए। हर्षचरित के अनुसार हर्ष की मंत्रिपरिषद, भंडी प्रधान सचिव था, सिंहनाद यादव प्रधान सेनापति, कुंतल क्या था, अश्व सेना का प्रधान कहलाता था, स्कंदगुप्त गज सेना का प्रमुख कहलाता था। तो ये याद रखिएगा, भंडी क्या कहलाता, प्रधान सचिव, सिंहनाद प्रधान सेनापति, कुंतल अश्व सेना का प्रधान, स्कंदगुप्त गज सेना का प्रमुख। नेक्स्ट देखते हैं, करें अश्व सेना के अधिकारियों को छोड़कर अधिकारियों को बृहदेश्वर कहा जाता था। अश्व सेना के अधिकारियों को बृहदेश्वर कहा जाता था। पैदल सेना के अधिकारियों को बालाधिकृत या महाबालाधिकृत कहा जाता था। हर्षचरित में सिंचाई के साधन के रूप में तुलायंत जल पंप का उल्लेख मिलता है और हर्ष के समय मथुरा सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। नोट, हर्षचरित में प्रांतीय शासक के लिए लोकपाल शब्द आया है। ठीक है, तो हर्षचरित में प्रांतीय शासक के लिए कौन सा शब्द आया है, लोकपाल शब्द आया है। दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश कौन थे, तो दक्षिण भारत के प्रमुख अब राजवंश हम देखते हैं। पहला कौन देखते हैं, पल्लव वंश देखते हैं। अब थोड़ा सा आपका अलग टॉपिक हटके है, मतलब पूरी तरह से अब क्या है, हम दक्षिण भारत पर फोकस करते हैं। संस्थापक कौन थे, ये सिंह विष्णु इसके संस्थापक थे। पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु आ जाए। राजधानी कांचीपुरम, तो हमेशा ये याद रखेंगे, कैसे याद करना है, पल्लव, कोई भी जब दरवाजा होता है तो उसको पल्लव बोला जाता था। तो पल्लव आजकल कैसे बनता है, कांच का बन रहा है। देखिए दरवाजा, कैसे कभी शोरूम वरूम जाइए तो वहां पर, या किसी दुकान उकान पे जाइए, दरवाजा क्या होता है, वो कांच का बना होता है। तो पल्लव, उसको पल्लव कहते हैं। उसको क्या है, जिससे पुष्पुल जिस पे लिखा रहता है वो कांच का, तो ऐसे याद रखिएगा, वो कांच का है। याद करने का तरीका है, याद कर लीजिएगा। वैष्णव धर्म का अनुयायी था पल्लव। सिंह विष्णु ने आवनी सिंह की उपाधि धारण किया था। तो याद रखिएगा, किसने, सिंह विष्णु ने किसकी उपाधि धारण किया था, आवनी सिंह की उपाधि धारण किया था। आवनी सिंह, इन्हीं की उपाधि धारण किया था सिंह विष्णु ने। आदि वराह मंदिर का निर्माण सिंह विष्णु ने मामल्लपुरम में किया था। तो आदि वराह मंदिर का निर्माण किसने किया था, सिंह विष्णु ने, मामल्लपुरम में। अब यहाँ पर हम देखते हैं पल्लव वंश के प्रमुख शासक कौन थे। महेंद्र वर्मन प्रथम, ये पल्लव वंश के प्रमुख शासक थे। नरसिंह वर्मन प्रथम ये थे, ये महेंद्र वर्मन द्वितीय थे पल्लव वंश के शासक। परमेश्वरम वर्मन प्रथम ये थे, नरसिंह वर्मन द्वितीय थे और नंदी वर्मन सेकंड थे। तो ये पल्लव वंश के प्रमुख शासक थे। ठीक है, जो लोग पीडीएफ मांगते हैं मैं उनको बता देना चाहता हूँ, एक लेक्चर और आएगा, इसके बाद आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, सिर्फ एक लेक्चर, वो भी बहुत जल्द आने वाला है लेक्चर, ज़्यादा से ज़्यादा परसों आपका लेक्चर आ जाएगा। आज 25 है शायद, तो कल आपका लेक्चर, ये मतलब कल नहीं, 25-27 तक आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, पूरी तरह से एंशिएंट हिस्ट्री। देखिए इसमें थोड़ा सा समय लगता है, मैं इसको तो चाहे 2 दिन में ख़त्म कर सकता था अगर पीपीटी बना के आपको पढ़ाता, लेकिन मैंने इसको हैंड रिटन नोट्स में बनाया है। ठीक है, तो हैंड रिटन नोट्स में थोड़ा सा हमको समय लगता है इसको बनाने में। ठीक है, इसीलिए क्या है, समय लगता है। देखिए 1 तारीख से स्टार्ट किया था हमने, आज 27 तारीख होने, मतलब 27 तारीख में टारगेट कर रहा हूँ, वहाँ तक जाके ख़त्म हुआ। ठीक है, तो लिखना, फिर इसको एक बार चेक करना कहाँ कुछ मिस्टेक, क्योंकि लिखावट है, कोई मिस्टेक हो सकती है, तो एक बार दूसरी बार चेक किया जाता है इसको कि कहीं पर कोई मिस्टेक ना हो। ठीक है, इसके बाद आपके पास लाया जाता है, इसलिए समय लगता है। ठीक है, आप देखिए, हाँ इसीलिए आपसे कहता हूँ थोड़ा सा आप शेयर सब्सक्राइब कर दिया करिए ताकि मोटिवेशन बना रहा करे। महाबलीपुरम में एकाश्म मंदिर, जिन्हें रथ कहा जाता था, का निर्माण पल्लव राजा नरसिंह वर्मन के द्वारा कराया गया था। महेंद्र वर्मन शुरू में जैन मतावलंबी थे, बाद में वो क्या हुए थे, शैव मतावलंबी हो गए थे। वातापी कुंड व महामल्ल की उपाधि नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने धारण किया था। तो वातापी कुंड और महामल्ल की उपाधि किसने धारण किया था, नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने धारण किया था। कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण पल्लव राजाओं और
रानियों की आदमकद तस्वीरें लगी हैं। तो कांची के कैलाश मंदिर के निर्माण में जो वहां पर पल्लव राजाओं के और रानियों के आदमकद तस्वीरें लगाई गई हैं। सौर मंदिर, जिसको महाबलीपुरम का नरसिम्हा वर्मन ने बनवाया था। महाबलीपुरम का मंदिर किसने बनवाया था? नरसिम्हा वर्मन द्वितीय ने बनवाया था। ठीक है। अब कहते 10 कुमार चरित्र के लेखक कौन थे? 10 कुमार चरित्र के लेखक नरसिम्हा वर्मन द्वितीय 10 कुमार चरित्र के वो 10 कुमार चरित्र के लेखक कौन थे? दंडी थे। तो दंडी थे उनके लेखक 10 कुमार चरित्र के, और नरसिम्हा वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे। तो 10 कुमार चरित्र के लेखक दा से 10, दा से दंडी। तो 10 कुमार चरित्र के लेखक कौन थे? दंडी थे, ये याद रखेंगे। कांची का मुक्तेश्वर मंदिर और बैकुंठ पेरुमाल का मंदिर का निर्माण नंदी वर्मन सेकंड ने करवाया था। तो ये हम पल्लव शासकों के बारे में पढ़ लिए। तो ऐसे वहां पर क्वेश्चन कैसे बनेगा कि नरसिम्हा वर्मन द्वितीय किस साम्राज्य से बिलोंग करते थे? तो ये किस साम्राज्य से बिलोंग करते थे? तो ये बिलोंग करते थे, ये पल्लव वंश से बिलोंग करते थे। ठीक है। 10 कुमार चरित्र के लेखक कौन थे? दंडी थे। तो ऐसे ऐसे चीजें आपको याद करना पड़ेगा। अब देखिए चोल, चोल की बात करें 9वीं शताब्दी में चोल वंश पल्लव ध्वंस और अशोकों का पर स्थापित हुआ था। कहां पर? तो 9वीं शताब्दी में चोल वंश पल्लवों के ध्वंस अवशेषों पर स्थापित हुआ था। संस्थापक कौन था? विजयालय। संस्थापक विजयालय 850 से 87 ईसा पूर्व में। राजधानी तांजाय, क्या थी? राजधानी तांजाय, तंजोर या तंजावुर बोला जाता था उसको। चोल की राजधानी तंजाय या तंजावुर बोला जाता था। संस्थापक विजयालय, ये कई बार पूछा गया है कि चोल का संस्थापक कौन था? चोल का संस्थापक था विजयालय, वर्ड याद रख लेंगे, विजयालय। वास्तुकार राजराज पेरुच्चन। ठीक है, यहाँ पर वास्तुकार था। तंजाय का वास्तुकार कौन था? राजराज पेरुच्चन। अब देखिए यहाँ पर चोल साम्राज्य के बारे में हम थोड़ा देखते हैं। करें चोल साम्राज्य, श्रीलंका विजित क्षेत्र को चोल साम्राज्य का एक प्रांत मुंडी चोल मंडलम बनाया। ठीक है, तो श्रीलंका विजित क्षेत्र को चोल साम्राज्य का एक प्रांत मुंडी मोलचुंद्रम बनाया। विजयालय ने नरकेसरी की उपाधि धारण किया था। तो नरकेसरी की उपाधि किसने धारण किया था? ये धारण किया था विजयालय ने। अंतिम राजा राजेंद्र द्वितीय अंतिम राजा था चोल साम्राज्य का। तालुक्कम का युद्ध राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण सेकंड और पारांतक फर्स्ट के साथ हुआ था। पारांतक फर्स्ट पराजित हुआ था। राजराज फर्स्ट ने श्रीलंका पर आक्रमण किया था। इसी ने क्या किया था? चोल साम्राज्य का एक प्रांत मुंडी चोल मंडलम बनाया था राजराज फर्स्ट ने, जब श्रीलंका पर आक्रमण किया था। नहीं देखते हैं, पल्लो पर विजय पाने के उपरांत आदित्य प्रथम ने कोंडदारम की उपाधि धारण किया था। तो पल्लो पर किसने विजय किया था? चोल साम्राज्य के आदित्य प्रथम ने। ठीक है, ये याद रख लेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ करें चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ था। तो चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार कहाँ हुआ था? राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ था। बंगाल के शासक महिपाल को पराजित करने के बाद राजेंद्र प्रथम ने गंगैकोंड चोलपुरम की उपाधि धारण किया। ठीक है, तो बंगाल के शासक महिपाल को पराजित करने के बाद राजेंद्र प्रथम ने गंगैकोंड चोलपुरम की उपाधि धारण किया। ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन पेपर में आया हुआ था। इस क्वेश्चन को आप इम्पोर्टेंट लगा लेंगे। ठीक है, कि बंगाल के शासक महिपाल को पराजित करने के बाद राजेंद्र प्रथम ने किसकी उपाधि धारण किया? ये गंगैकोंड चोलपुरा। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन और बन जाता है कि कौन से बंगाल शासक को पराजित किए थे ये राजेंद्र प्रथम ने? तो राजेंद्र प्रथम ने महिपाल को पराजित किया था। तो ये जो आपको ये वाला मैप दिख रहा होगा, ये चोल साम्राज्य का मैप है। एक बार मैं जूम करता हूं तो आपको दिखेगा यहाँ पर, ये देखिए, ये आपको ये दिख रहा होगा, ये यहाँ पर आपको चोल साम्राज्य, इसका इन्फ्लुएंस, ये जहाँ पर ये है इसका इन्फ्लुएंस है। तो ये इन्फ्लुएंस की बात कर रहा है, यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, ये इन्फ्लुएंस है। ठीक है, तो ये याद रख लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर हमारा क्या है। हमने यहाँ पर देखते हैं, करें चोल काल की भूमि के प्रकार कौन से थे? तो बेल्लन वगाई क्या थी? गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि कहा जाती थी। ब्रह्मदेव, ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि कहलाती थी ब्रह्मदेव। साला भोग क्या कहता है? किसी विश्वविद्यालय के रख रखाव की भूमि कहलाती थी साला भोग। देवदान या तिरुमंडकानी मंदिर को उपहार में दी गई भूमि थी। ठीक है, तो देवदान या तिरुमंडकानी मंदिर को उपहार में दी गई भूमि थी। पल्लीचंदन, जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि पल्लीचंदन कहलाती थी। ठीक है, तो ये सब याद रख लेंगे कि किस भूमि को
क्या कहा जाता था? तो बेलन बगई भूमि को गैर ब्राह्मण किसान की भूमि कहा जाता था। ब्रह्मदेव ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि कहलाता था। साला भोग किसी विद्यालय के रख रखाव की भूमि कहलाता था। देवदान एवं त्रिभट्टं करनानी मंदिर को उपहार में दी गई भूमि कहता था। पलिचंदम जैन संस्थानों को दी गई भूमि कहला गया था। ठीक है, तो ये याद रख लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं अब हमारा क्या है यहाँ पर। करें नोट। गजनी का सुल्तान महमूद राजेंद्र प्रथम के समकालीन था। तो गजनी का जो सुल्तान था महमूद, ये राजेंद्र प्रथम के समकालीन था। कुलोत्तुंग सिकंद ने चिदम्बरम मंदिर में स्थित गोविंद राज की मूर्ति को समुद्र में फेंकवा दिया था। ये भी क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है कि किसने गोविंद राज जो विष्णु मंदिर ये मूर्ति थी, विष्णु की मूर्ति, समुद्र में फेंकवा दिया था। तो कुलोत्तुंग सिकंद ने चिदम्बरम मंदिर में स्थित गोविंद राज की मूर्ति को समुद्र में फेंकवा दिया था। याद रख लेंगे। यहाँ नेक्स्ट देखते हैं। कह रहे हैं ब्राह्मण को दी गई कर मुक्त भूमि को चतुर्वेद मंगलम कहा जाता था। जब किसी ब्राह्मण को दान ये भूमि दे दी जाती थी, उस भूमि को क्या कहा जाता था? उस भूमि को क्या कहा जाता था? चतुर्वेद मंगलम के नाम से जाना जाना, चतुर्वेद मंगलम के नाम से। एवं दान दी गई भूमि को ब्रह्मदेय, ये क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में कि ब्रह्मदेय क्या कहलाता था चोल काल में। चोल काल में किसी ब्राह्मण को दान दी गई, जब ये दान दी गई जो भूमि होती है उसको ब्रह्मदेय कहलाता था। तो किसी ब्राह्मण को जो दान दी गई, लेकिन कर मुक्त जो भूमि दे दी गई थी, मान लीजिए कोई किसी मतलब सभी को कर, उसमें मान लीजिए 5% टैक्स लगा दिया जाता था, ठीक है, कर। लेकिन ब्राह्मण को क्या होता था कि बिना कर के ही भूमि दे दिया जाता था, ठीक है। तो उसको क्या चतुर्वेद मंगलम कहा जाता था। और दान दी गई, जैसे कह दिया गया किसी राजा के द्वारा कि आप 100 बीघा जमीन जाइए आप ले लीजिए, ऐसे पहले दिया जाता था। पहले 1-2 बीघा जमीन नहीं दिया जाता था, पहले दिया जाता 100-200 बीघा ऐसे दे दिया जाता था कि जाइए आप उसको अपना ले लीजिए, जोतिए बुद्धि जो भी मन करे उस पर करिए, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। चोल काल में कलंजू सोने के सिक्के कहलाते थे। तो चोल काल में कलंजू क्या कहलाते हैं? सोने के सिक्के को क्या कहलाता है, कहा जाता है? कलंजू कहलाया जाता है। तो कलंजू वर्ड याद रख लेंगे। सोने का सिक्का कहलाता था, सोने का सिक्का, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सोने का सिक्का क्या कहलाता था? सोने का सिक्का कलंजू कहलाता था। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। अब यहाँ पर देखते हैं। तमिल कवियों में जैनोदर प्रसिद्ध कवि था। कौन था? तमिल कवियों में जैनोदर प्रसिद्ध कवि था। कुलोत्तुंग प्रथम का राज कवि था। तो कुलोत्तुंग प्रथम का राज कवि था ये जैनोंगोदर, ठीक है, जैनोंगदर। आधे लोग को तो हो सकता है ऊपर से उड़ रहा होगा, क्योंकि इसका नाम ही थोड़ा टफ होता है। कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न पंप होंगे, पुण्य हो गए, रन्न हो गए। पंप, पुण्य और रन्न, ये कन्नड़ साहित्य के 3 रत्न है। देखिए 2 है, एक कन्नड़ साहित्य के रत्न होंगे, एक तमिल साहित्य के रत्न होंगे। तो कन्नड़ और तमिल, ये कन्नड़ वाले हैं और तमिल वाले ये नीचे हैं, ठीक है। तमिल साहित्य के रत्न होंगे कंबन। तो कंबन तमिल है। अट्टू कंबन का तो नाम जानते ही होंगे। अट्टू कोट्टूटन, याद रखिए, अट्टू कोट्टूटन और पुगलेंदी, ये तमिल साहित्य के रत्न हैं। चोलों की राजधानी याद रख लेंगे। चोलों की राजधानी क्या? उरयूर, तंजौर, गंगैकोंड, चोलपुरम, कांची, ये बनी थी। तो चोलों की राजधानी उरयूर है, तंजौर है, गंगैकोंड, चोलपुरम है, कांची है, ठीक है। चोलों की राजधानी का क्रम था। विष्णु उपासक अलवार कहलाते थे, शिव उपासक नयनार कहलाते थे। तो विष्णु उपासक अलवार कहलाए, शिव उपासक नयनार कहलाए। चोल काल का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कावेरी पत्तनम में है, ठीक है। तो चोल काल का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कावेरी पत्तनम है। और चोल काल में सड़कों की देखभाल बागान समिति करती थी। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि चोल काल में जो सड़कों का देखभाल करता था वो कौन करता था। तो चोल काल में सड़कों का देखभाल कौन करता था? तो चोल काल में सड़कों का देखभाल बागान समिति करती थी। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या काला है। अब हम चालुक्य वंश देखते हैं। देखिए चालुक्य में क्या था? कल्याणी था, इसमें बादामी था, बेंगी था। तो ये 3, इसमें चालुक्य में ही 3 वंश थे, ठीक है। तो स्थापना चालुक्य की अगर कल्याणी की बात करता है तो चालुक्य के कल्याणी का, ये देखिए चालुक्य है, ठीक है, एम्पायर चालुक्य। तो चालुक्य की इसकी स्थापना तैलप शिकंड ने किया था। राजधानी मान्य खेत की है, याद रखेंगे। प्रमुख शासक तैयब फर्स्ट, तैयब सेकंड, विक्रमादित्य, जयसिंह, सोमेश्वर, ठीक है।
तो प्रमुख शासक कौन हुए थे? तैयब प्रथम हुआ था, तैयब प्रथम, तैयब द्वितीय, विक्रमादित्य, जय सिंह, सोमेश्वर। ठीक है, ये आपके शासक थे। इन्होंने सोमेश्वर क्या किए थे? इन्होंने मानखेत को राजधानी हटाकर कल्याणी बनाया था। तो सोमेश्वर ने क्या किया था? मानखेत को राजधानी हटाकर कल्याणी बनाया था। यहाँ के और प्रमुख शासक हैं, विक्रमादित्य चौथे हैं, ये छठे हैं, विक्रमादित्य छठे हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर। और ये सोमेश्वर आपके, हाँ, सोमेश्वर थर्ड है और तैलप थर्ड है। ठीक है, सबसे प्रतापी सारा विक्रमादित्य छठे हैं। विक्रमांक देवचरित रचना बिल्हड़ एवं बिगेश्वर। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, इसी के दरबार में रहते थे। तो विक्रमदेव चरित जो ये रचना किए थे, ये बिल्हड़ ने किया था। विक्रमदेव चरित की रचना बिल्हड़ ने, एवं या विघ्नेश्वर जो रहते थे, ये विक्रमादित्य के दरबार में ही रहते थे। तो याद रखिएगा, विक्रमादित्य 6 जो थे, इन्हीं के दरबार में रहते थे। ठीक है, ठीक। अब नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पर, चालुक्य वंश बादामी। ठीक है, वातापी या बादामी। अभी हमने क्या देखा था? चालुक्य वंश जो हमने देखा था, कल्याणी देखा था। अब हमने क्या देखा है? चालुक्य वंश बादामी। स्थापना किसने किया था? जय सिंह। तो अगर पूछे चालुक्य वंश जो आपका बादामी या वातापी कहा जाता है, इसकी स्थापना किसने किया था? इसकी स्थापना जय सिंह ने किया था। राजधानी वातापी, बादामी बीजापुर के निकट है, ये याद रख लेंगे। प्रमुख शासक कौन हुए थे? प्रमुख शासक पुलकेशिन प्रथम हुआ था। वातापी का निर्माण कीर्तिवर्मन फर्स्ट ने किया था। मंगलेश हुए थे। पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रतापी शासक हुआ था, पुलकेशिन द्वितीय, जिसने क्या किया था? हर्षवर्धन को हराया था। अब यहाँ पर देखते हैं, विक्रमादित्य, विनयादित्य थे इसके शासक, और विजयादित्य थे। सबसे प्रतापी शासक हर्षवर्धन को हराकर परमेश्वर की उपाधि धारण किया था। तो ये क्वेश्चन बनता है कि हर्षवर्धन को हराकर पुलकेशिन द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण किया था? तो परमेश्वर की उपाधि धारण किया था। दक्षिणा पथेश्वर को की भी उपाधि इन्होंने धारण किया था। मतलब दक्षिण में ही था ना ये, तो दक्षिणा पथेश्वर, दक्षिण से उत्तर आता था राजाओं को हराने। ठीक है, तो दक्षिणा पथेश्वर की उपाधि किसने धारण किया था? इसने ही धारण किया था। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ क्या करा है कि पल्लव वंशी शासक नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट ने पुलकेशिन द्वितीय को लगभग 642 ईस्वी में परास्त किया। तो पल्लव वंशी शासक नरसिंह वर्मन ने पुलकेशिन द्वितीय को लगभग 642 ईस्वी में परास्त किया था। तो पल्लव वंशी शासक नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने पुलकेशिन द्वितीय को लगभग 642 ईस्वी में परास्त किया था। ये याद रखेंगे। गोवा को उन दिनों रेवती द्वीप कहा जाता था। तो रेवती द्वीप क्या उन दिनों कहा जाता था? गोवा को कहा जाता था। गोवा क्या था? रेवती द्वीप कहलाता था। ठीक है, तो गोवा रेवती द्वीप कहलाता था। बस, अभी यहाँ पर चालुक्य का व्यंग्य होगा, इसके बाद राजपूत जो वंश होंगे उनके बारे में एक लेक्चर और बचा है। तो राजपूत जितने भी हुए थे उनके बारे में हम पढ़ लेंगे। एक लेक्चर और बचा, एक लेक्चर के बाद आपका पूरी क्लास ये खत्म हो जाएगा। 27 को मैं इसको खत्म कर दूंगा। ठीक है, इसके बाद आपका क्या हो जाएगा? ये पूरी तरह से इंड हो जाएगा। हाँ, एंसेंट हिस्ट्री, फिर आपका मिडाइवल चलेगा, फिर मॉडर्न चलेगा। तो आज के लिए बस इतना, क्योंकि ये जल्दी नहीं खत्म हो सकता, मैं चाह कर भी जल्दी इसको नहीं खत्म कर पाता। ठीक है, क्योंकि सब कुछ लिखना पड़ता है, हर एक चीज़ को अच्छे से बना के देना पड़ता है, इसीलिए नहीं खत्म हो पाता जल्दी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।